जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे आज वर्ल्ड ज्योग्राफी के मिसलेनियस की। ये मिसलेनियस है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जो हम सीरीज करा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, जिसके पीवाईक्यूज हैं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी की सीरीज में ये विविध है। विविध है मतलब मिसलेनियस। इसकी पूरी चर्चा करेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में बताएंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में हमेशा देखने को मिलते हैं। मिसलेनियस से कम 4-5 क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई भी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, या कहीं का भी मिसलेनियस हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि काराकुम मरुस्थल जो है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। बात कर रहे हैं काराकुम डेजर्ट की। तो काराकुम जो मरुस्थल है, डेजर्ट है, वो मध्य एशिया में है दोस्तों। कहाँ पर है? सेंट्रल एशिया में है, ये मध्य एशिया में, मिडिल एशिया में। उसके तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान दोनों जगह पर फैला हुआ है। अगर देखा जाए कजाकिस्तान में भी है और तुर्कमेनिस्तान में, लेकिन मोस्ट ऑफ दैट बात की जाए तो इसका 70% जो भाग है वो तुर्कमेनिस्तान में है। तो इसलिए आंसर इसका होना चाहिए तुर्कमेनिस्तान। तो आंसर जो है आयोग ने भी डी माना, यानी कि तुर्कमेनिस्तान को माना है, क्योंकि 70% इसका जो फैलाव है, इसका जो इसकी स्प्रेडनेस है, इसका जो एरिया है, वो तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है, जहां इसको वहां तुर्कमैन काराकोरम भी कहा जाता है। इसका कुछ भाग कजाकिस्तान में भी पड़ता है, जिससे वहां अरल काराकुम कहते हैं। तो कजाकिस्तान वाले को अरल काराकुम और जो तुर्कमेनिस्तान वाले को कहेंगे तुर्कमेन काराकुम। इसलिए ये जो काराकुम है मोस्टली कहां पर है? तुर्कमेनिस्तान में। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर रखना है, क्योंकि आयोग जो मान रहा है वो बार बार मानेगा, तो तुर्कमेनिस्तान ही आपको आंसर रखना है। तो डी इज योर आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद ग्लेशियर नुब्रा घाटी में स्थित है? यह सियाचिन। नुब्रा घाटी सियाचिन हिमनद के उत्तर में स्थित है। याद रखना, नुब्रा घाटी, जैसे यहाँ पर अगर मान लें सियाचिन है, इसके उत्तर में यहाँ पर है नुब्रा घाटी। कौन सी? नुब्रा घाटी कहाँ पर है? सियाचिन हिमनद के उत्तर में है। सियाचिन हिमनद काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। और काराकोरम कहाँ है? काराकोरम पड़ती है आपके ट्रांस हिमालय में। ठीक है, यहाँ पे इतना ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। काराकोरम पड़ती है आपके ट्रांस हिमालय में, क्योंकि काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, उसी के आसपास धौलाधर और ये महादेव रेंज वगैरह आ जाती है, जो कि नेपाल में है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कितना? 75 किलोमीटर की लंबाई है। नुब्रा घाटी श्योक नदी और नुब्रा या सियाचिन नदी द्वारा बनाई गई है। श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, इंडस की सहायक है, तथा यह घाटी लद्दाख और काराकोरम पर्वतमाला को अलग करती है। समझ रहे हैं? काराकोरम लद्दाख इनके बीच में पड़ता है, ट्रांस हिमालय में दोनों। तो यहाँ के बीच में बहती है काराकोरम और लद्दाख के बीच में कौन सी? श्योक नदी दोस्तों। ठीक है, सिंधु की सहायक है। और ये घाटी जो है, कौन सी घाटी? ये जो नुब्रा घाटी है। श्योक नदी भी यहाँ बहती है और नुब्रा घाटी क्या करती है? ये काराकोरम और लद्दाख को क्या करती है? सॉरी, लद्दाख और काराकोरम पर्वतमाला को यह घाटी अलग करती है। आई होप समझ रहे हैं। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? मतलब वादे की भूमि, लैंड ऑफ प्रोमिसेस, ये होती है मिंडानाओ। क्या है? मिंडानाओ। ये क्वेश्चन 21 का है। मिंडानाओ जो द्वीप है उसको वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया के फिलीपींस देश के दक्षिणतम व दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कहां पर है? साउथ ईस्ट एशिया के जो फिलीपींस द्वीप है साउथ चाइना सी में, उसका दक्षिणतम, यानी कि साउथ चाइना सी का ये, सॉरी फिलीपींस का ये मिंडानाओ सबसे सदर्न मोस्ट क्या है? पॉइंट है। और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है किसका? फिलीपींस का। उल्लेखनीय ये है कि फिलीपींस की राजधानी मनीला है। कौन सी है? मनीला। और क्यूबा जो है कैरेबियन सागर में स्थित है। यह एक द्वीपीय देश है, जहां हवाना इसकी राजधानी जो सिगार के लिए फेमस है। और जावा तथा सुलावेसी दोनों कहाँ है? इंडोनेशिया के द्वीप हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया, समझ गए? तो मिंडानाओ कहाँ पर है? ये वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है, और ये साउथ ईस्ट एशिया के फिलीपींस देश का सदर्न मोस्ट व दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। गॉट इट। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकती है बात? क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। साहिल क्षेत्र की बात करेंगे। ये मिटा दूं क्योंकि ये थोड़ा दिख नहीं होगा। साहिल क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? बात कर रहे हैं साहिल की। तो साहिल रीजन अफ्रीका में है, और अफ्रीका में जो अगर बात करें सहारा के बराबर में है, नीचे सहारा के सदर्न पार्ट पे मैं कह सकता हूँ कि साहिल रीजन है। तो आप देखो कौन कौन से देश उसमें सम्मिलित हैं और नहीं है।
देखो ट्यूनिशिया जो है ना एकदम कोने पे है, यहाँ देखा होगा एक ऐसे इस तरीके से ऐसे मैप है ना इस तरीके, ट्यूनिशिया यहाँ पर है, मेडिटेरियन सी से लगा हुआ, मतलब एकदम देखा जाए तो सहारा के कहाँ पर है, एकदम उत्तर नदन पार्ट पे है ट्यूनिशिया। तो ट्यूनिशिया इज नॉट पार्ट ऑफ द साहिल। साहिल जो है अफ्रीका महाद्वीप का अर्ध शुष्क क्षेत्र है जो पूर्व सेनेगल से, यहाँ पर सेनेगल पड़ता है इधर पूर्व में ईस्ट में, सूडान तक विस्तारित है, यानी कि सूडान तक, यहाँ तक, यहाँ सूडान तक विस्तारित है। यह उत्तर में सहारा रेगिस्तान और दक्षिण में आर्द्र सवाना के बीच एक संक्रमणशील क्षेत्र है, एक इकोटोन बनाता है। इस क्षेत्र में शामिल अन्य देशों की बात करेंगे तो मारिटानिया, माली, गैम्बिया, नाइजर, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, कैमरून व सेंट्रल अफ्रीका है। तो ये सारे देश साहिल क्षेत्र में पड़ते हैं। आई होप मेरी बात गलत नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट है, एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना हो सकता है? 24 घंटे। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर कक्षा की अवस्थिति पाई जाती है और भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल लगभग होता है 23 घंटे 56 मिनट, जो पृथ्वी के हिसाब से होता है। नेक्स्ट कथन और कारण की बात करेंगे। हिंद महासागर में कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा है। हिंद महासागर से निकटवर्ती बात करें, निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है, ठीक है ये बात सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मच बेटर नहीं है। आप देख सकते हो निम्नलिखित में से किसको तड़ित झंझावात यानी कि थंडरबोल्ट का देश कहा जाता है? वो है भूटान। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान का कहा जाता है। भूटान एक ऐसा देश है जो हिमालय की तलहटी में स्थित है और हिमालय से आने वाले भयानक तूफानों के कारण इस देश को यह नाम प्राप्त पड़ा। क्यों पड़ा? कि जो हिमालय से आने वाले भयानक तूफान है, जो वहां पे साइक्लोन आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, उसकी वजह से लैंड ऑफ थंडरबोल्ट यानी कि तड़ित झंझा नाम पड़ा। भूटान को द्रुकयुल कहा जाता है जिसका अर्थ है थंडर ड्रैगन। असल में द्रक एक काल्पनिक जानवर है जिसका नाम है थंडर ड्रैगन कहते हैं। तो थंडर ड्रैगन भूटान का राष्ट्र चिन्ह भी है। क्या है? भूटान का राष्ट्र चिन्ह भी। थोड़ा पतला कर देते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? ये होता है इडेफिक। इडेफिक ये सॉइल से रिलेटेड है। इडेफिक मृदा से संबंधित है। क्लाइमेटिक का संबंध है मौसम या जलवायु से। बायोटिक का संबंध है जैविक घटक जो कि पारिस्थितिक तंत्र में, इकोसिस्टम में रहने वाले सभी जीव जंतु सम्मिलित हैं, उन्हें कहते हैं बायोटिक। जबकि टोपोग्राफी ये ग्रह विज्ञान की शाखा है जिसमें पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह, उपग्रह या क्षुद्र ग्रह की सतह के आकार व आकृति का अध्ययन करते हैं आप टोपोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? तो ये आपका चिली। अटाकामा चिली सबसे ज्यादा डेजर्ट वाला इलाका है अटाकामा। तो आयोडीन की उत्पत्ति कहाँ होती है? चिली में। चिली जो है दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला और प्रशांत महासागर के मध्य लंबा देश है, इस तरीके से है, ठीक है। एक छोटा देश है, इसकी सीमा प्रशांत महासागर से लगती है जिससे आयोडीन की उत्पादन मात्रा क्या है? प्रचुर मात्रा में होता है। तो आयोडीन चिली में सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे। अमलैंड शब्द का आर्थिक अर्थ है अमलैंड, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। नगर का प्रतिवेशी या आसपास का क्षेत्र। तो अमलैंड दोस्तों इस बार के आरओ एग्जाम में भी देखने को मिला। अमलैंड शब्द का अर्थ है नगर का प्रतिवेशी यानी उसके आसपास के क्षेत्र को कहते हैं क्या? अमलैंड। ये सी इज योर आंसर। इसे आंद्रे एलिक्स जो फ्रांस महोदय हैं, फ्रांस के जो है आंद्रे एलिक्स जो फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 1914 में अमलैंड नाम दिया था। तो नगर का प्रतिवेशी या उसके आसपास का क्षेत्र, दैट्स कॉल्ड अमलैंड। अब प्रमुख प्राथमिक निर्यात की बात करेंगे। चाड, नाइजर, रवांडा और बेनिन बहुत इंपोर्टेंट है। देखो चाड में सबसे ज्यादा, चाड एक तो सेंट्रल मध्य अफ्रीकी देश है, तो कहां पर है ये? चाड में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम होता है। नाइजर, नाइजर में सबसे ज्यादा यूरेनियम है, ये वेस्ट अफ्रीका का है। रवांडा ईस्ट अफ्रीका का, यहाँ पर कहवा, कहवा कॉफी, यानी आप देख सकते हैं ईस्ट अफ्रीका में कहवा और कॉफी जैसी सिचुएशन, वहां का एनवायरमेंट, वहां का क्लाइमेट है। बेनिन, और बेनिन में दोस्तों होता है कपास। और बेनिन कहाँ है? बेनिन भी वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है। टोगो, बेनिन, घाना, ये सब कौन सी? गिनिया की खाड़ी के आसपास पड़ते हैं। तो सारे क्या है? अफ्रीकी कंट्री है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे। तो ये हो गया आपका आंसर सी। 3241 इज राइट आंसर। तो चार्ट आपका हो गया पेट्रोलियम, नाइजर हो गया यूरेनियम, रवांडा हो गया कहवा कॉफी, बेनिन हो गया कपास। याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है, आरओ में आया हुआ है। निम्नलिखित में से आईएमओ अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन का मुख्यालय कहां पर है? लंदन में। कहां पर है? लंदन में। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? लंदन में है। इसकी स्थापना 1948 में जेनेवा में हुई। 1959 में लंदन में हुए। अपनी पहली बैठक के साथ यह संगठन संयुक्त राष्ट्र की
संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के रूप में समुद्री जहाज की निगरानी करता है। वर्तमान समय में विश्व के 175 देश इस संगठन के सदस्य हैं, आईएमओ के। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में दोस्तों, मैंने एक्सप्लेन किया है। इसकी स्थापना हुई 1948 में जेनेवा में, मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। बट 1959 में, याद रखना, लंदन में हुई एक बैठक में ये जो संगठन था, इसको संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के रूप में समुद्री जहाजों की निगरानी करता है। और वर्तमान में इसमें 175 देश इस संगठन के सदस्य हैं। किसके? आईएमओ के दोस्तों, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं आईएमओ। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस दोस्तों 3 मार्च को मनाया जाता है। कब? 3 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने के रूप में बोला गया है। इंडोनेशिया की राजधानी है कहाँ? किस पे? जकार्ता। राजधानी कहां पर है? जावा द्वीप पर दोस्तों। पहले सुमात्रा, फिर उसके बाद पड़ता है जावा, उसके बाद पड़ता है बाली। तो कौन से द्वीप पर है ये? जावा द्वीप पर इंडोनेशिया की राजधानी है। कौन सी? जकार्ता। तो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी व सबसे बड़ा नगर है। जकार्ता जावा द्वीप के कहां पर? उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है। गॉट इट। नेक्स्ट बात करेंगे वैली ऑफ द गीजर, यानी कि उस्लोत्स की घाटी निम्नलिखित में से कहां स्थित है? यह कमचटका, रूस। कहां पर? रसिया में। उस्लोत्स की घाटी रूस के कमचटका प्रायद्वीप में स्थित है और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उस्लोत्स क्षेत्र है। कैसा? गीजर वाला क्षेत्र है ये। कौन सा? वैली ऑफ द गीजर, कमचटका, रूस में दोस्तों। देख तो एल टाटियो कहां पर है? चिली में। ये भी समझो, एल टाटियो एक जगह है, वो चिली में, और टाइपो ये न्यूजीलैंड में है। ठीक है, ये याद रखना, पूछ सकते हैं कि टाइपो कहां पर है? न्यूजीलैंड में। और एल टाटियो कहां पर है? ये है आपके चिली में दोस्तों। चिली मतलब कहां पर है? पैसिफिक ओशन में पड़ने वाला कंट्री। चिली मतलब हरी मिर्च की तरह, ऐसे चिली ही है वो, इस तरीके से देखने को मिलता है। करेक्ट, ये है आपका चिली। नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, तो बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्या है, आइए। निम्नलिखित में से किस मरुस्थल को चांद की घाटी यानी कि वैली ऑफ द मून कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। वैली ऑफ द मून कहते हैं अटाकामा मरुस्थल। चिली काफी फेमस है, काफी चर्चा में। तो अटाकामा मरुस्थल को चांद की घाटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्यों कहा जाता है मेरे प्रिय साथियों? यह मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित एक शुष्क पठार है, सबसे ज्यादा ड्राई शुष्क है। इसका विस्तार एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में, कहां पर? पश्चिम में, वेस्ट वाली साइड में, ऐसे पश्चिम में महाद्वीप के प्रशांत तट पर लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तक है। कितना? 1000 किलोमीटर। नासा के अनुसार यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। कैसा? ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का, वर्ल्ड का सबसे छोटा देश है? टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन। यह है लिंचटेस्टाइन। क्या है? लिंचटेस्टीन। क्या है? लिंचटेस्टीन, देख सकते हो आप। सबसे छोटा देश है दोस्तों, क्या है? लिंचटेस्टीन। 160 वर्ग किलोमीटर वाले इस देश की आबादी है कुल 35,000। ठीक है, यह यूरोप का एक स्थलबद्ध यानी कि लैंड लॉक कंट्री है। कौन सा? लिंचटेस्टीन दोस्तों। ठीक है, मार्शल द्वीप कहां पड़ता है? मार्शल द्वीप आपका कहां पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों आपका कहां पर? माइक्रोनेशिया में। एंटीगुआ एंड बारबुडा पड़ता है कैरिबियन सी में, और सेंट एंड किट्स और नेविस भी पड़ता है कैरिबियन सी में। नेक्स्ट बात करते हैं। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान किस देश में स्थित है? अभी बात हुई चिली। चिली का अटाकामा 1000 किलोमीटर में फैला हुआ है। समझ रहे हैं? सारी चर्चा कर रहा हूं मैं एक एक करके। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट चर्चा होगी। नेक्स्ट क्या है? पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान है चिली का अटाकामा रेगिस्तान। देश में स्थित है, जो दक्षिण अमेरिका के, कौन सा है? दक्षिण अमेरिकी देश में स्थित है। ठीक है, इसमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा, चांदी और अन्य मिनरल्स, उनके विशाल भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहाँ स्थित है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश आता है? मैं हमेशा से बात करते आ रहा हूं हॉर्न ऑफ अफ्रीका की। हम कहते हैं इसको सीड, यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सीड बो दो, यानी कि आप बीज बो दो। ये हो गया आपका सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। ठीक है, ये हो गया, सारी चीजें होंगी। तो इथोपिया जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का क्या है? एक देश है। इथोपिया देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 4 देश आते हैं, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया व जिबूती। एक एक चीज को दोस्तों डिटेल करेंगे। देखो बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं।
निमोनिक्स के साथ बताने की कोशिश की जा रही है। सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब दम लगा के कर दो, दम लगा के ऐसा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे बैक। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। एल निनो का इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है, ला लेना का। तो ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? ये है तस्मानिया। वेयर इज तस्मानिया? देखो इस तरीके से मैं ऑस्ट्रेलिया को बांट दूं, ऐसे देख सकती हूँ। ये यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया, यहाँ पे क्या है साउथ हो गया, ये मिडिल में होगा, यहाँ पर क्या है विक्टोरिया हो गया, ये यहाँ पे ये न्यू साउथ वेल्स, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर हो गया ब्रिस्बेन जिसकी राजधानी है क्वींसलैंड, और इसके नीचे पड़ता है बॉस स्ट्रेट, उसके नीचे आ गया तस्मानिया जिसकी राजधानी है होबर्ट। क्या है? होबर्ट उसकी कैपिटल है तस्मानिया की दोस्तों। तो तस्मानिया जो है सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, तो तस्मानिया के पार्ट पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तस्मानिया भूभाग में अधिक वर्षा होती है क्योंकि तस्मानिया एक पर्वत कैसा पर्वतीय आर्द्र जलवायु का क्षेत्र है, माउंटेनियस कैसी वेट क्लाइमेट का क्षेत्र है। तस्मानिया में वर्षा के साथ साथ यहाँ पर हिमपात भी होता है दोस्तों। क्या होता है? हिमपात। हिमपात को क्या कहते हैं भाई? स्नोफॉल। तस्मानिया का सर्वाधिक भूभाग नेशनल पार्क के लिए संरक्षित है, इसकी राजधानी याद रखना होबर्ट है। अब आते हैं निम्नलिखित महाद्वीपों को उनके क्षेत्रीय आकार यानी कि एरिया के हिसाब से आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब आपको आरोही क्रम में लगाना है। कैसे? सबसे बड़ा, ठीक है, उससे बड़ा, उससे मतलब सबसे छोटा फिर बड़ा, आरोही मतलब बढ़ता क्रम, छोटा 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 बड़ा 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 बड़ा, समझ रहे हैं आप? तो सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों? सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जैसा कि आप यहाँ आंसर में भी देख सकते हो। उसके बाद यूरोप, उसके बाद अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। सबसे बड़ा है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। तो बात करेंगे आरोही क्रम में, तो सबसे छोटा निकालो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, तो दो जहां पर है उसे निकाल लो। ये दोनों हो गए एलिमिनेट, ये हो गए दौड़ से बाहर, कुश्ती से बाहर हो गई। अब ऑस्ट्रेलिया के बाद दोस्तों देखिए कौन सा है, उसके बाद आता है यूरोप। 3 हो गया, तो 3 वाले को निकाल दो, तो आंसर इज 1, 2 3 1 4 इज योर राइट आंसर। यहां देख सकते हो दोबारा से, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे। गॉट इट? ठीक है, अब आते हैं 22, आपका बहुत बेहतरीन और बेस्ट क्वेश्चन। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा, किसने कहा? ये सारे क्या नाम है, भूगोल रहते हैं, जोग्राफर हैं दोस्तों। मिस्र को नील नदी का वरदान किसने कहा? ये कहा था हेरोडोटस ने। हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा। हेरोडोटस ने नील नदी के संबंध में लिखा कि यह नदी पश्चिम से पूर्व की ओर, दोस्तों कई नदियां मैंने बताई थी, ओब है रसिया में जो बहती है, ओब नदी हो गई, नील नदी हो गई, लीना हो गई, ये कई नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, सॉरी साउथ से नॉर्थ की ओर बहती हैं। यह नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई लीबिया को 2 भागों में बांटती हुई, नदी का उद्गम लीबिया के पश्चिम में है तथा इसका डेल्टा सबसे अधिक उपजाऊ है और इसे नील नदी का वरदान कहते हैं। तो ये नील नदी दोस्तों विक्टोरिया नील से निकलती है, व्हाइट नील, और ताना नील से निकलती है जो इथोपिया में, कौन सी नील? ब्लू नाइल। दोस्तों समझ रहे हैं? डिटेल्स एकदम भर भर के देंगे। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी मत छोड़िएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, ज्योग्राफी की मोहब्बत है ये, और उसके बाद ये मोहब्बत है आपकी एनवायरनमेंट की। क्या है? 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, कहां पर हुआ? ये हुआ आपका रियो डी जनेरियो में, ये ब्राजील में पड़ता है। 1992 में रियो डी जनेरियो ब्राजील की जगह है, जिसमें ओजोन संरक्षण संबंधी अनेक निर्णय लिए गए, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर कई निर्णय लिए गए। समझ रहे हैं आप? तो 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। इसमें गर्म गैसों, जिन्हें बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग वाली गैसें, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा सीएफसी एवं क्लोरीन गैस के नियंत्रण पर जोर दिया गया। इस संबंध में क्योटो, हेग नीदरलैंड, स्टॉकहोम स्विट्जरलैंड में, सॉरी स्वीडन में, स्टॉकहोम स्वीडन में पड़ता है, जलवायु परिवर्तन संबंधी बहुत सारी गोष्ठियां यानी कि बहुत सारे सम्मेलन हुए दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, ग्लोबल का संप्रति औसत तापमान लगभग है, ये कितना है? 15 डिग्री सी। WMO की माने एक रिपोर्ट के हिसाब से विश्व का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सी है। इसके अगली शताब्दी में बढ़ने पर इसकी आशंका को व्यक्त किया गया, क्योंकि भूताप वृद्धि कारक गैसों का प्रभाव बढ़ रहा है।
यानी कि जो जियो टेम्परेचर है वो बहुत सारी गैसों के प्रभाव में आकर उसका जियो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे विश्व के औसत तापमान में वृद्धि देखने को मिल सकती है, टेम्परेचर बढ़ सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसमें भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं मिलती है दोस्तों? ये है मेडागास्कर। मेडागास्कर पड़ता है साउथ अफ्रीका के आसपास इंडियन ओशियन में, वेस्ट इंडियन ओशियन में, पश्चिमी हिंद महासागर में पड़ता है ये मेडागास्कर। एक द्वीप है, एक आइलैंड है। तो साइप्रस, कैलिफोर्निया, अल्जीरिया ये सारे मेडिटेरियन सी के आसपास हैं। कैलिफोर्निया पड़ता है आपका अमेरिका के दक्षिणी भाग पर, जहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु के ट्रेड्स पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, मेडागास्कर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं मिलती है। भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों ओर तथा उपोष्ण कटिबंध में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ साथ, किस पर, वेस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप के पश्चिमी तट के साथ साथ पाई जाती है। बात करें मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, अच्छा मध्य चिली में भी दोस्तों कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के कौन से पार्ट पर, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी साउथ ईस्ट वाले पार्ट पर, जहां पर विक्टोरिया है, जहां पर क्वींसलैंड है, नॉर्थ वेस्ट साउथ है, तस्मानिया है, यहाँ पर कैसी, यहाँ पर दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम तक उसके उदाहरण हैं जहां पर ये भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्नलिखित देशों में से किसमें फ्योर्ड तट नहीं पाए जाते? फ्योर्ड तट बनने की भी एक वजह होती है, देखो हर चीज के पीछे एक वजह है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में फ्योर्ड तट नहीं पाए जाते हैं। फ्योर्ड तट उच्च अक्षांशों की, कौन से, हाई एल्टीट्यूड की, लैटिट्यूड नहीं दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड की विशेषता है ये फ्योर्ड तट। हाई एल्टीट्यूड बोले तो पोलर वाले इलाके में, ध्रुवीय इलाकों में, इक्वेटर पे आप फ्योर्ड तट नहीं बना सकते हो, क्योंकि फ्योर्ड तट को बनाने के लिए ग्लेशियर्स की जरूरत पड़ेगी गाइस। तो फ्योर्ड तट आपके कहां बनेंगे, ये बाग के बनेंगे कहां पर, ये बनेंगे उच्च अक्षांशों में। समझ रहे हैं आप, समझ रहे होंगे, उच्च अक्षांशों में फ्योर्ड तट बनते हैं, जहां पर हिमानिया व समुद्र निमग्न मुहाने हैं। जैसे मैं बात करूं स्कॉटलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा, नॉर्वे और चिली आदि में ये फ्योर्ड तट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय प्रदेश में गर्मी के मौसम में वर्षा नहीं होती है, यहाँ पर वर्षा होती है सर्दी के मौसम में, कई बार मैंने कई वीडियो में ये बताया। नेक्स्ट है, गर्मी के मौसम में व्यापारिक पवनें इस प्रदेश के ऊपर से नहीं बहती हैं। क्या कह रही है, गर्मी के मौसम में व्यापारिक पवनें इस प्रदेश के ऊपर से नहीं बहती हैं। ए सत्य है, आर असत्य है, ऐसा नहीं है। आर को बिल्कुल रॉन्ग मार दो और ए सही है। अब एक्सप्लेनेशन समझ लो। कथन ए सत्य है, ग्रीष्म काल में सूर्य के उत्तरायण यानी कि नॉर्दर्न इलाके में पहुंचने के बाद, मतलब आपकी कर्क रेखा के पास मोहब्बत करने के बाद पछुआ पवन पेटी उत्तर की ओर सरक जाती है। किसकी ओर, उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर सरक जाती है। इस क्षेत्र में उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें प्रवाहित होने लगती हैं। किसमें, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। स्थलीय क्षेत्र से आने वाले उसके कारण, स्थलीय क्षेत्र से आने के कारण ये जो पवनें होती हैं शुष्क होती हैं तथा वर्षा प्रदान नहीं कर पाती हैं, इसलिए वर्षा नहीं होती है, पवनें वहां पर जरूर गिरती हैं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, धान के लिए सामान्यतः प्रयोग में होने वाला खरपतवार नाशक है, यह 2,4-D। सभी खरपतवार नाशक, किंतु धान के लिए सामान्यतः 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। 2,4-D मतलब 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल होता है दोस्तों। ये मूलतः एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसका रासायनिक सूत्र C8H6Cl2 या O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, किसने सुझाया था कि पृथ्वी की धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक हानिकारक है? किसने बोला था दोस्तों, ये बोला था मिल्टन मिलनकोविच ने दोस्तों। ये रशियन भूगोलवेत्ता हैं, ज्योग्राफर हैं। इन्होंने बोला था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है, यानी कि पृथ्वी जैसे जैसे धुरी बदलती है वैसे वैसे क्लाइमेट चेंज बदलते रहते हैं, ऐसा बोला मिल्टन मिलनकोविच ने। ये रशियन ज्योग्राफर हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? नवनियतिवाद, नियो डिटर्मिनिज्म, क्या है, नियो डिटर्मिनिज्म, ये जी टेलर ने दोस्तों।
भूगोल में नवनीतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेलर ने किया। यह एक फिलोसफर थे। इसके अनुसार मनुष्य द्वारा होने वाली सभी घटनाएं पहले से ही उपस्थित पर्यावरणीय परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होती हैं। रेट जेल ने मानव जाति का इतिहास व राज्य भौतिक, ये ग्रंथ है, कोई देख लेना, ये रेट जेल का है। और जी टेलर ने बोला था नवनीतिवाद। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, याद रखना। एडवर्ड झील के किनारे, ये कहां पर है भैया, बहुत मोहब्बत है इस एडवर्ड झील से। एडवर्ड झील के किनारे स्थित महारानी एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान। पहली बात तो महारानी एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, वो है कहां पर, ये किस देश में स्थित है, तो एडवर्ड झील के किनारे स्थित महारानी एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान है युगांडा। यू मतलब युगांडा। एडवर्ड झील के किनारे स्थित महारानी एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान युगांडा में स्थित है। कहां पर, युगांडा में। युगांडा, केन्या और तंजानिया में है विक्टोरिया झील, समझ गए होंगे आप। इस राष्ट्र पार्क की स्थापना 1954 में हुई। इसका क्षेत्रफल देख सकते हो 1978 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा विखंडन यार्ड स्थित है गुजरात में। ये कहते हैं अलंग में, अलंग है गुजरात में। विखंडन यार्ड मतलब जहां पर जहाजों को तोड़ा जाता है, शिप्स तोड़ जाती हैं, तोड़ दिए जाते हैं, वो है अलंग बंदरगाह यार्ड। कहां पर, गुजरात में। ये अलंग जो है जामनगर जिले में है। यहाँ हर साल औसतन 300 से 350 जहाज तोड़े जाते हैं। इसे जहाजों का कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। किसको, अलंग गुजरात को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ दोस्तों। ये गौरैया आजकल बहुत खत्म हो रही हैं, पिक्चर भी बनी हुई है इन पर बिल्कुल भी कोई भी इन्वायरमेंट पर ध्यान नहीं है, खासकर इंडियन गवर्नमेंट का। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। 20 मार्च को दोस्तों गौरैया दिवस मनाया जाता है। और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पेट एग्जाम में आया। वहीं 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस भी मनाया जाता है। सारे दिवस याद रख लो। और 31 मार्च को जो तंबाकू खाते हैं वो मत खाओ, तंबाकू निषेध दिवस 31 मार्च को मनाया जाता है। तंबाकू इज इंजूरियस टू हेल्थ दोस्तों, ठीक है, तो ये याद रखो। अब नेक्स्ट बात करें, शुक्ला फांटा। व्हाट इज शुक्ला फांटा? शुक्ला फांटा वन्य जीव अभयारण्य, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहां पर है, नेपाल में। नेपाल में इस समय अराजकता, अनार्की फैली हुई है। लोगों ने अपने हाथ में हथियार उठा लिए। वहां के प्रधानमंत्रियों को टोपी लगाकर भागना पड़ रहा है। इस तरह की स्थिति है। तो ये शुक्ला फांटा उसी नेपाल में सिचुएटेड है। कहां पर है, शुक्ला फांटा वन्य जीव अभयारण्य नेपाल में स्थित है। उसके तराई वाले इलाके में कंचनपुर जिले में 305 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला ये अभयारण्य 1969 में स्थापित किया गया था, जिसे 1976 में वन्य जीव संरक्षण स्थल में शामिल कर लिया गया। संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा देश किसकी बात कर रहे हैं, यह संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों। सर्वाधिक अगर बात करें विश्व के 5 सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले, एरिया वाले, इस ऑप्शन में तो संयुक्त राज्य अमेरिका है एरिया वाइज। लेकिन अगर वैसे बात करें तो नंबर 1 पे है रूस, जिसका कितना क्षेत्रफल है आप देख सकते हो, 1,70,98,242 वर्ग किलोमीटर। कनाडा हो गया नंबर 2 पे, नंबर 3 पे यूएसए, नंबर 3 पे 4 पे चीन और नंबर 5 पे ब्राजील। तो अगर इन ऑप्शन में देखोगे तो नंबर 1 पे रूस, 2 कनाडा, नंबर 3 पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 4 पे है ब्राजील, नंबर 4 पे चीन, 5 पे है ब्राजील। विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोशिकोट पालन, रेशम उत्पादन विकसित है। ये सारी चीजें भूमध्य सागरीय क्षेत्र में की जाती है। विश्व में अंगूर की खेती हो गई, बागवानी हो गई, कोशिक कीट पालन हो गया, रेशम उत्पादन, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की उपज है। ये भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है उत्तर तथा दक्षिण, नॉर्थ तथा साउथ लैटिट्यूड पे 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य हैं। जैसे कि 5 डिग्री से 20-25 डिग्री तक भूमध्य रेखीय यानी कि इक्वेटोरियल विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। इसलिए ये भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है कहां पर, भूमध्य सागरीय 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ साउथ में। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, याद रखना, बार बार रिपीट करा रहा हूं, जलवायु की विशेषता क्या है, यहाँ सर्दियों में वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु सूखा रहता है, रसीले फलों की यहाँ, और जो रसीले और सिट्रस फलों की विख्यातता होती है इस भूमध्य सागरीय में। बागवानी होती है, विश्व के बागानों की भूमि के नाम से भूमध्य सागरीय क्षेत्र जाना जाता है। अब बात करेंगे रूस के कमचटका प्रायद्वीप की। रूस के पूर्वी तट का प्रमुख भूभाग क्या है, पूर्वी तट की, जैसे रूस है
यहाँ का पूर्वी तट ये है दोस्तों वानकी। रूस के ईस्ट वाले पार्ट पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाया जाता है। रूस के पूर्वी तट का भूप्रमुख भूभाग वानिकी के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों रूस में सबसे ज्यादा उसके एरिया के हिसाब से देखो 20% ज्योग्राफिकल एरिया में क्या पाया जाता है, फॉरेस्ट वानिकी पाई जाती है। अब आते हैं इनको सुमेलित करना है, सुमेलित कर दिए दोस्तों। कौन सा है, कौन सा सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन को बारी बारी पढ़ना चाहिए। आइसोबार जो होता है वायुदाब से रिलेटेड, आइसो हाइट होती है वर्षा से, आइसो होल हाईलाइन होती है डेंसिटी से, आइसोबार होता है गहराई से। समझ रहे हैं। अब आ जाओ इनको नेक्स्ट देखेंगे। आइसोबार होता है दोस्तों जहां पर समदाब यानी कि एक समान दाब वाली रेखाएं और काल्पनिक रेखा होती हैं। वहीं आइसो हाइट होता है वर्षा की समान मात्रा वाले स्थान, और आइसोबात होता है समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा आइसोबात। आइसो हेलाइन होती है, आइसो हेलाइन दोस्तों क्या है, यह है समुद्री जल में खारेपन की मात्रा प्रदर्शित करने वाली रेखा। आइसोगोनिक समान चुंबकीय झुकाव यानी कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोगोनिक। ठीक है, याद रखना, आइसो हेलाइन भी याद रखना। समुद्र जल में खारे पानी को आइसो हेलाइन, आइसोगोनिक हो गई समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोहेल समान सूर्यताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोनेफ ये होती है समान औसत मेघाच्छना यानी कि क्लाउडनेस, जहां पर क्या होते हैं, मेघ होते हैं, क्या होते हैं, बादल बनते हैं, उनको मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोनेफ। समझ रहे हैं आप, समान औसत मेघाच्छनता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, अब आते हैं आइसोगोनिक। देखो क्वेश्चन आया हुआ है, आइसोगोनिक रेखाएं होती हैं, कौन सी होती हैं, जो आइसोगोनिक रेखाएं होती हैं समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपोर्टेंट। माउंट निम्बा, माउंट निम्बा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित किन देशों में स्थित है दोस्तों। ये माउंट निम्बा गिनी और आइवरी कोस्ट में है। ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है दोनों, गिनी और आइवरी कोस्ट। माउंट निम्बा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और गिनी और आइवरी कोस्ट के बीच स्थित है दोस्तों। ये दोनों पश्चिम अफ्रीका में स्थित देश हैं। इनकी सीमाएं देख सकते हो, गिनी, लाइबेरिया, माली, गाना और बुर्किना फासो से लगती हैं। कांगो बेसिन की जनजातियां अपने रहने हेतु झोपड़ियां निम्नलिखित में से कहां बनाती हैं, पेड़ों के ऊपर, याद रखना। कांगो बेसिन जो है, कांगो गणराज्य यानी कि जायरे कांगो कहां पर, गैबोन युगांडा में पड़ती है। यहाँ पर जो जनजातियां रहती हैं दोस्तों वो पेड़ों के ऊपर अपने घर बनाती हैं, झोपड़ियां बनाती हैं। ठीक है, आदि प्रदेशों में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। इनमें कौन सी पिग्मी जनजाति पाई जाती है, कांगो जायरे, कांगो गैबोन युगांडा में। यह जनजातियां प्राय स्थायी निवास नहीं बनाती हैं। भूमि के तर रहने तथा विषैले कीड़े मकोड़ों व हिंसक पशुओं की अधिकता आदि के कारण ये लोग अधिकतर पेड़ों के ऊपर निर्मित मचान पर छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। यह झोपड़ी प्राय 2 मीटर लंबी तथा 1.5 मीटर ऊंची बनाई जाती है, जिसमें प्रवेश के लिए एक छोटा सा द्वार होता है जिसमें घुटनों के बल रेंग कर जाया जाता है। इन आवासों को कहते हैं मोंगोलस। ये मोंगोलस वर्ड समझो, ये मोंगोलस कहा जाता है इन आवासों को जो कांगो बेसिन में रहने वाली पिग्मी जनजाति पेड़ों के ऊपर बनाती है। क्या कहते हैं, मोंगोलस। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टार्नेडो की तीव्रता को मापता है। यह है फुजीटा स्केल। क्या है दोस्तों, यह है टार्नेडो की तीव्रता फुजीटा स्केल के द्वारा मापी जाती है। अब आ जाओ इधर, निम्नलिखित में से किसे आप सामान्य रूप से टार्नेडो से संबंध रख करेंगे दोस्तों। टार्नेडो आते हैं मैक्सिको की खाड़ी में। कहां पर, मैक्सिको की खाड़ी में टार्नेडो पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर टार्नेडो की उत्पत्ति विश्व के किसी भी भाग में हो सकती है। ये पोलर वाले इलाके में अगर कहें 65 डिग्री से 90 डिग्री के आसपास इनकी मात्रा कम पाई जाएगी। परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका टार्नेडो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, ब्रीडिंग ग्राउंड है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ये टार्नेडो पाए जाते हैं। यूएसए के 40 डिग्री उत्तर अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश एवं रॉकी पर्वत के पूर्व में, जो रॉकी पर्वत है उसके पूर्व में ये वृत्त क्षेत्र में टार्नेडो का विकास अप्रैल से सितंबर तक होता रहता है। ग्रेट प्लेन्स यानी कि जिन्हें वृत्त मैदान कहते हैं उसमें भी टार्नेडो की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक अनुकूल दशाएं या स्थितियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डेटम रेखा। डेटम रेखा होती है दोस्तों, ये आए हुए क्वेश्चन हैं, प्लीज मिस मत कीजिएगा, डोंट मिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बिकॉज योर एग्जाम्स हैज बीन कमिंग इन दिस सून एंड ये क्वेश्चन योर आंसर एंड क्वेश्चंस इज आल्सो कमिंग सून इन योर एग्जाम्स। सो डेटम रेखा पे आते हैं वापस। एक क्षैतिज रेखा जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है।
डेटम रेखा एक काल्पनिक यानी कि आर्टिफिशियल आपकी मनोदशा के द्वारा बनाई गई रेखा है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की एल्टीट्यूड ऊंचाई अथवा गहराई मापी जाती है। डेटम एक स्वयं द्वारा निर्धारित स्थायी वस्तु यानी फिक्स ऑब्जेक्ट होते हैं। डेटम द्वारा ऊंचाई पृथ्वी की सतह के सापेक्ष नापी जाती है। अब आते हैं भाइयों सूची और उद्योगों पर, बहुत इंपोर्टेंट है। ओसाका जापान का हिसाब किताब, सूती वस्त्र उद्योग है फेमस। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग पाए जाते हैं। डेट्रॉइट में मोटर वाहन पाए जाते हैं। क्यूबा में सिगार पीने जाते हैं। और सेंट पीटर्सबर्ग में पोत निर्माण, लेनिनग्राद और पोत निर्माण होता है सेंट पीटर्सबर्ग में, आप देख सकते हो। भैया अब ये हो गए आपके खत्म, कौन सा मिसलेनियस पूरा खत्म कर दिया है। और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड और भी बहुत सारे मिसलेनियस थे इसमें। अब बात करेंगे एनवायरमेंट पे, एनवायरमेंट एंड इंट्रोडक्शन पे। ये कंप्लीट हो चुका है। सभी से निवेदन है लाइक शेयर सब्सक्राइब जाइएगा दोस्तों, हमारे लिए थोड़ा सा मनोबल बढ़ाइए, थोड़ी सी ताकत लगाइए। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए, देखते रहिए और जय हिंद दोस्तों।